नमस्ते दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। असल में कहें तो पहला, क्योंकि इससे पहले जो मैंने डाले हैं उनमें वॉइस नहीं थी, ऑडियो नहीं था। तो मुझे फीडबैक दिया गया कि आपने इसमें ऑडियो नहीं डाला है, तो फिर मैंने उन्हीं स्लाइड्स को फिर से उठाया है। ये चैनल मैंने बनाया है साइकोथेरेपी स्किल्स के बारे में बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए उन सभी के पास में जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं सुपरविज़न को, साइकोथेरेपी की डिस्कशंस को। तो मुझे लगा कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए कि जितना भी हो सके हम उन लोगों के पास में पहुंच सकें। ये वर्कशॉप मैंने प्रेजेंट किया था अभी साइकोथेरेपी स्किल्स पे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकियाट्री 2024, जो कि मैसूर में हुई थी। इसमें हम लोग बात करेंगे साइकोथेरेपी स्किल्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोथेरेपी स्किल्स होते क्या हैं। और साइकोथेरेपी स्किल्स को समझने के लिए हमें पहले साइकोथेरेपी को डिफाइन करना पड़ेगा, जो हम सभी लोग वुलबर्ग की डेफिनेशन के साथ में जुड़ते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि साइकोथेरेपी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें से कि एक पार्टी जो थेरेपिस्ट कहलाता है वो स्किल्ड होता है, उसको जानकारी होती है साइकोलॉजिकल मीन्स की, और जो दूसरी पार्टी है वो यूजुअली सर्विसेज सीख करती है थेरेपिस्ट की, प्रोफेशनल एडवाइस लेती है अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए उस एक्सपर्ट से। और अगर देखा जाए तो साइकोथेरेपी के गोल्स क्या होंगे, उसमें हर बार ये नहीं कह सकते हम कि साइकोथेरेपी के गोल्स सिम्टम्स को रिमूव करना है, क्योंकि ये हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक गोल होता है सिम्टम्स को रिमूव करना, दूसरा ये भी होता है कि आप सिम्टम्स को कम कर पाएँ या उन सिम्टम्स के बढ़ने की स्पीड को कम कर पाएँ। एक गोल ये भी रहता है कि आप उनको तरीके बताएं कि कैसे वो अपने सिम्टम्स से कोप कर सकते हैं, अगर आप सिम्टम्स को हटा नहीं सकते हैं तो। और सबसे बड़ा गोल, अल्टीमेट गोल साइकोथेरेपी का रहता है आदमी की पर्सनल ग्रोथ। जो आपके पास आया है उसकी ज़िंदगी में कितना बढ़िया से बढ़िया बदलाव आप लेके आ सकते हैं। तो ये सब करने के लिए थेरेपिस्ट को काफ़ी काम करने पड़ते हैं, काफ़ी तरह के रोल्स करने पड़ते हैं, जिसमें से एक सबसे पहला रोल जो आता है वो आता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना। ये थेरेपिस्ट की जिम्मेवारी होती है प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बनाना। ये पेशेंट की या क्लाइंट की जिम्मेवारी नहीं होती है, इसका सारा दारोमदार थेरेपिस्ट के ऊपर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थेरेपिस्ट के ऊपर होती है। हालांकि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, तो ये कहना वाजिब होगा कि दोनों के मिलने से, दो हाथों के मिलने से ही ताली बजती है, लेकिन फिर भी जिम्मेवारी इसकी थेरेपिस्ट के ऊपर रहती है। थेरेपिस्ट को अपनी हदों में रहकर, बाउंड्रीज में रहकर काम करना पड़ता है। यही आगे चल के डिसाइड करता है कि आपका थेरेपी कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं तो कई बार हमें ये लगता है कि पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग टर्म में देखें तो उसमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि पेशेंट्स को नुकसान होता है। एक और रोल रहता है थेरेपिस्ट का, कन्फ्यूजन को क्लियर करना। हमारे पास जो भी लोग आते हैं सहायता लेने के लिए, उन्हें ज़्यादातर ये नहीं समझ में आता कि उनको क्या परेशानी है, उनको परेशानी है भी कि नहीं है।
उनको ये समझ में ही नहीं आता कि जो उनके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आधा काम एक थेरेपिस्ट का तभी खत्म हो जाता है अगर वो उस आदमी को, क्लाइंट को ये बता पाए कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उस बीमारी को, उस परेशानी को, या उन्हें पहले तो ये बता पाए कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आपको कोई परेशानी है या नहीं है, और फिर उसको कोई ना कोई नाम दे पाए। ये आधा, समझिए आपने आधी थेरेपी इतने से ही कर ली। एक और मैंने इसको रेड किया है, जान के रेड किया है। एक और चीज़ है कि थेरेपिस्ट ने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, जिस चीज़ के लिए वो आए हैं उसका सॉल्यूशन देना होता है। मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि हमारी किताबों के अंदर में ये लिखा है कि हम सॉल्यूशन नहीं देते हैं, हम तो उनको स्किल्स देते हैं कि वो अपना सॉल्यूशन पा सके। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये है कि हमें घबराना नहीं है सॉल्यूशन देने से, अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो। हाँ, हमें सॉल्यूशन देने के साथ साथ उस सॉल्यूशन को पाने के स्किल्स भी देने हैं। तो हम एक बार सॉल्यूशन दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें उसको तरीका सिखाना है कि कैसे वो इसके बाद में तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार अपने सॉल्यूशन ले सकता है। अगर आप लर्निंग के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखें तो हम लोग कहते हैं कि एक प्रिंसिपल होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर मैंने एक बार कोई चीज़ किसी एक सिचुएशन के साथ सीख ली तो मैं दूसरी सिचुएशन में भी वही स्किल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होने के लिए हमें एक बार सॉल्यूशन उनको देना पड़ेगा, तभी वो सीख पाते हैं। एक थेरेपिस्ट का और इम्पोर्टेंट रोल होता है रिजोल्यूशन, या जो इस इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ क्लाइंट्स आए हैं उनको कैसे समझना है और उनको कैसे सुलझाना है, इसका प्रोसेस बताना, इसका तरीका उनको बताना कि वो उन इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा सकते हैं, इसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका उनको बताना। एक और इम्पोर्टेंट रोल उनके लिए रहता है गाइडेड डिस्कवरी का। जैसा कि नाम बता रहा है आपको, गाइड कर रहे हैं आप उनको, और एक डिस्कवरी कर रहे हैं। डिस्कवरी मतलब कोई ना कोई चीज़ नई उसके बारे में पता चल रहा है। तो गाइडेड डिस्कवरी के थ्रू से, गाइडेड डिस्कवरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल सी टेक्निक है, मैं कहूँगा। इसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के अंदर में थेरेपिस्ट को या क्लिनिशियन को भी ये नहीं पता होता है कि इसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है। जो मैं सवाल पूछने, तो इसमें सवाल पूछते हैं हम ये जानने के लिए जो ना तो थेरेपिस्ट को पता है ना ही क्लाइंट को पता है। ऐसे सवालों से हम एक डिस्कवरी, एक गाइड करते हैं, एक डिस्कवरी को, एक नई जानकारी को जो क्लाइंट को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और उससे कई बार आता है जिसको हम बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस, और जिसको हम बोलते हैं CEE, करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने फिर से कलर में किया है, टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कम बोलते हैं या घबराते हैं बोलने में, या उन्हें पता नहीं होता कि मुझे क्या कहना है। तो हमें ये रिस्क टेकिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम। इसमें थोड़ा खतरा रहता है कि आप जब बोल रहे हैं उनके बिहाफ पे, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कहें जो शायद उनको नहीं जमे, कुछ ऐसी चीज़ें कहें जिनसे उसे लगे कि आपको समझ नहीं आ रही है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ये चांस लेना बनता है, इस चांस को लिए बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ये खतरा लेना पड़ता है
इसमें किया क्या जा सकता है कि हम इसमें काफ़ी टेंटेटिव वे में, काफ़ी बिल्कुल विश्वास के साथ ना कहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ना कहें। मुझे पता है, अब हम ये कहेंगे, हमारी किताबें ये कहती हैं कि जब आप एक थेरेपिस्ट होते हैं तो आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेशन लेना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये नहीं लगता है। मुझे लगता है कई बार आपको थोड़ा टेंटेटिव रहना, थोड़ा सा अटकना, थोड़ा समझना, थोड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ देना बाद में ठीक रहता है, ताकि क्लाइंट के पास में मौका रहे उसे मानने का, ना मानने का, थोड़ा मानने का या बिल्कुल भी नहीं मानने का। एक और चीज़ जिसको फिर से मैंने कलर किया है, हमारी किताब जो कहती है उससे हटके है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें क्लाइंट्स के बिहाफ पे डिसीजन बनाने चाहिए, हमें क्लाइंट्स के लिए डिसीजंस बनाने चाहिए। हमारी किताबें कहती हैं कि नहीं, हम क्लाइंट के बिहाफ पे डिसीजन नहीं करते हैं, हम क्लाइंट्स के लिए डिसीजन नहीं बनाते हैं। ये डिसीजन उनको लेना होता है, ये उनको डिसाइड करना है कि उन्हें कैसे करना है। मुझे ये लगता है इसमें टाइमिंग की बात है, लेकिन अगर कोई मेरे पास काफ़ी लंबे समय से थेरेपी के लिए आ रहा है और हम लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को, एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं, तो काफ़ी बार ये पॉसिबल है कि थेरेपिस्ट को कुछ डिसीजंस क्लाइंट के बिहाफ पे बनाने पड़ सकते हैं, उन्हें सहायता करनी पड़ सकती है डिसीजंस लेने में, जो उनके लॉन्ग टर्म में उनके फ़ायदे के लिए रहते हैं। ये हम कभी किसी और सेशन में भी बात करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हमें डिसीजंस बनाने हैं तो हमें कैसे रिफ्लेक्ट करते हुए, अपने काम के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए ये समझते रहना है कि जो भी मैंने डिसीजंस लिए वो क्लाइंट के लिए डिसीजंस लिए गए या वो डिसीजंस मेरे लिए गए, मेरी ज़रूरत थी, क्लाइंट की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि थेरेपी का एक और ये मेन उद्देश्य, एक मेन गोल रहता है कि थेरेपी क्लाइंट के लिए है, थेरेपिस्ट के लिए नहीं है, और हमें इसके ऊपर बार बार अपने आप को चेक करते रहना पड़ता है। अब अगर हम कहें कि हम साइकोथेरेपी स्किल्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो सिंपल सादा शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो स्किल्स हैं जो हमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करने में सहायता करते हैं और हमें साइकोथेरेपी के गोल्स अचीव करने में, हमें साइकोथेरेपी के गोल्स को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये स्किल्स एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, बड़े ही इनके धागे उलझे रहते हैं, ऑफ बेसिक क्लिनिकल स्किल्स का और हमारी अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। इन दोनों की इंटरेक्शन, बेसिक क्लिनिकल स्किल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है, ये ट्रांसलेट करती है साइकोथेरेपी स्किल्स के अंदर में। यहाँ पर ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, साइकोथेरेपी स्किल्स कोई ऐसी अलग एंटिटी नहीं है, कोई ऐसे अलग स्किल्स नहीं है जो आपके बेसिक डे टू डे क्लिनिकल, हम किन को कहते हैं बेसिक डे टू डे क्लिनिकल स्किल्स, किन को कह रहे हैं हम? बेसिक क्लिनिकल डे टू डे स्किल्स कह रहे हैं आपकी हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स को, आपकी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टेकिंग स्किल्स को, जो आप उनसे बात करने का तरीका सीख रहे हैं, जो आप पहली बार जब कोर्स के अंदर में एडमिशन लेते हैं, पहले दिन जब आप उनसे जो बात कर रहे हैं, ये उनसे रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से मैं आज के लिए, इस वीडियो के लिए यहीं पे इसको ख़त्म करना चाहूँगा। और आप बैकग्राउंड में कुछ सुन रहे होंगे, कुछ बच्चों की आवाज़ें, और अभी आपको सुनाई देगा कुछ और भी आवाज़। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काम पे था तो मुझे समय नहीं मिला, लेकिन मैं इसको शुरू करना चाहता था, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था,
यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आपको एक ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहां बाहर से आवाज़ें ना आए, शांत रहे, माहौल बिल्कुल ठीक रहे। तो मुझे लगा अगर मैं ऐसे माहौल की इंतज़ार करता रहूँगा तो शायद मेरी वीडियो कभी नहीं बन पाएगी। सो लेट्स सी आपको कैसे लगता है ये, और फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।